आप हमारे सरों के ताज, हमारे एम्बेसडर्स हैं। जितनी भी हम मुराद आपके कदमों में निछावर करें, बखुदा वो कम है। जहाँ पर आपने $4 अरब अभी मार्च में भिजवाया है, अगर आप मंसूबों में इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। यू विल कम टू माई ऑफिस डायरेक्टली एंड आई विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। आई विल मेक श्योर दैट इट्स डन विदाउट एनी डिले। अटर कंफ्यूजन है। मुलाकात फैमिली की भी हुई, चेयरमैन पीटीआई की भी हुई, सीएम केपीके की भी हुई, उससे पहले बैरिस्टर सैफ हैं उनकी भी मुलाकात हुई। मुलाकातें तो हो रही हैं। अब इशू ये है कि उसने मुलाकात की, इसने नहीं की, हमारी लिस्ट मानी गई या फलानी नहीं मानी गई, तो ये आपस में इनके इख्तलाफात हैं। 5 वकला की मुलाकात हुई है, आज भी खान साहब की फैमिली की मुलाकात नहीं हो सकी। बहुत हो गया है, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग की तरफ भी जाएंगे। नून लीग के चंद अफराद जब इतने हसास मामले पे वो बयानबाजी करते हैं तो हमें गुस्सा तो एक तरफ, दुख बहुत होता है। बिकॉज देखिए, पानी जो है वो हमारा सर्वाइवल है, और ये कहते हैं कि आप पानी पे सियासत कर रहे हैं। इनको ये होश होना चाहिए कि पानी पे जंगे हो जाती हैं। मैं जाती पुरुमीद हूँ कि ये मसला जो है हल हो जाएगा। नहीं होता फिर हम गवर्नमेंट से बिल्कुल अलहदा हो जाएंगे। हतमी फैसला है। वेलकम टू न्यूज वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ सियासी मामलात पर। सबसे पहले तो ऑब्वियसली एक तरफ जो आज हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कॉन्फ्रेंस की, अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं, मिनरल्स पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, माफ़ करिएगा। वहाँ भी हमने देखा कि बहुत दुनिया भर से वफ्द आए और हुकूमत ने कहा है कि बहुत एक कामयाब वो कॉन्फ्रेंस रही, उस पर MOUs भी साइन हुए। और आज पिछले 2 दिन से ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई। इसका इनेकाद भी जब हुआ तो बहुत से सवाल उठे कि इसकी इस वक्त क्या ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि न सिर्फ 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस थी बल्कि वहाँ हुकूमत के मुख्तलिफ जो ऑफिशल्स थे वो हमने देखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ दोनों ने आज वहाँ खिताब किया और बहुत हम कह सकते हैं कि तारीफ़ उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, उनको खराज तहसीन पेश किया गया। जो सिपाही सलार हैं उनका भी जिक्र आया शहबाज शरीफ साहब की तकरीर में। उन्होंने उनकी भी बहुत तारीफ़ की और फिर उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये यकीन दहानी करवाई कि उनके जितने भी मसाइल हैं या शिकायत हैं तो जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो ख़ुद उनको देखेंगे और उनको हल करेंगे। आर्मी चीफ ने भी आज तकरीर की, उन्होंने भी जो बहुत तारीफ़ की और कहा कि ये जो सब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ये पाकिस्तान के सफ़ीर ही नहीं, पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे इक़वाम आलम पर पड़ती है। इसके साथ साथ बलूचिस्तान का भी जिक्र किया उन्होंने वहाँ, और किस तरह वो एक बहुत अहम हिस्सा है पाकिस्तान का। This is obviously but not the only news as far as Pakistan's relations with the rest of the world are concerned, या आलमी दुनिया का अगर हम जिक्र करें। पाकिस्तान में पिछले दिनों में एक अमरीकी कांग्रेस का भी वफ्द आया हुआ था, उनसे भी हुकूमत के मुख्तलिफ अरकान की मुलाकात हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर एक एज़ यूजुअल कंट्रोवर्सी रही। इल्ज़ाम लगाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि उनको जो पार्लियामेंट में एक डिनर दिया गया था वहाँ बुलाया नहीं। स्पीकर ऑफिस से क्लैरिफिकेशन आई कि बिल्कुल उनको वहाँ की दावत दी गई थी। तो और अयाज सादिक साहब ने उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि उन्होंने ज़रा जिक्र भी नहीं किया इमरान खान या बानी PTI का, जो कांग्रेसमैन आए हुए थे, उनका सारा जो तवज्जो थी वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर ही थी। और इसके बाद हम जिक्र करेंगे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कुछ मसाइल चल रहे हैं हुकूमत के, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मसले चल रहे हैं जेल पे। और इस पर सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है राना एहसान अफजल खान साहब, तर्जुमान आज़म। वेलकम टू द शो सर। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद था? इट्स कम आउट ऑफ द ब्लू, कुछ मालूम नहीं था लोगों को ये हो भी रही है, और फिर 2 दिन की हुई। आर यू आस्किंग देम फॉर इन्वेस्टमेंट? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक्सपोर्ट्स के हवाले से हमेशा बातचीत होती रहती है, गवर्नमेंट का फोकस होता है एक्सपोर्ट पे, और हमारी कोशिश है कि एक्सपोर्ट्स जो है वो डबल करें हम 3 सालों में। लेकिन यहाँ जो रिमिटेंसेस हैं वो पाकिस्तान की मईशत में एक अहम रोल अदा करती हैं, और अगर ये ना होती तो हम एक मज़ीद एक मेजर क्राइसिस में होते। वैसे तो मुल्क हमेशा ही क्राइसिस में रहता है, लेकिन इनका जो रोल है उससे बड़ा जो है सहारा मिलता है। तो प्राइम मिनिस्टर का हमेशा फोकस रहा है ओवरसीज़ के ऊपर, और ये आउट ऑफ द ब्लू नहीं है।
ओवरसीज़ के बहुत सारे पिछले 12 महीने में इश्यूज थे अदालतों के हवाले से जो बार बार हाईलाइट होते रहे, तो ये समझा गया कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक्नॉलेज करें, उनको इनकरेज करें। और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि अभी मार्च में आपको 4.1 बिलियन की रेमिटेंसेज ओवरसी पाकिस्तानी से आई, तो उनके इस एफर्ट को और उनको हम इन्वेस्टमेंट के लिए भी इनकरेज करें, जहां हम इतने दूसरे मुल्कों को से इंगेज कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी से इंगेज कर रहे हैं, तो हम अपने पाकिस्तानियों को भी कहें कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। तो ये सारा जो है वो मुद्दा था और इसके अंदर उनको सेलिब्रेट भी किया गया, उनकी काविशों को जो पाकिस्तान के लिए ओवरसीज़ की हैं, और उनके मसाइल का हल भी हाईलाइट किया गया और उनको बताया गया कि हाउ इम्पोर्टेंट दे आर फॉर पाकिस्तान। तो ये मकसद था इसका। अच्छा सर, तनकीद तो नहीं मैं कहूँगी, बट कुछ सवाल उठ रहे हैं कि शायद हुकूमत ने ये सब ऑर्गेनाइज इसलिए किया बिकॉज जो पिछले दिनों में हमने लॉबिंग अमेरिका में होते देखी बहुत सी, और ममालिक में भी थोड़ी बहुत, तो शायद आप लोगों को लगा कि दिस इज अ वे टू काउंटर दैट। क्या उसका कोई कनेक्शन है इसके साथ? उसका कोई स्पेसिफिक कनेक्शन तो नहीं है, बिल भी आया एक अमेरिकन कांग्रेस में, आप लेकिन जो आपने पॉइंट किया, जो एक प्रोपेगेंडा मशीन पीटीआई की काम कर रही है और जिस तरह का प्रोपेगेंडा वहाँ मुल्क के मफादात के ख़िलाफ़ किया जाता है, और ये बड़ा हैरानकुन है कि जो जमात हकीकी आज़ादी की बात करती है वो अमेरिका को नॉक करती है, उनके कांग्रेसमैन को कहती है, और उन कांग्रेसमैन को जो पाकिस्तान के कभी भी मफादात के लिए नहीं खड़े हुए, जो फ़लस्तीनियों के मफादात के लिए नहीं खड़े हुए, लेकिन वो खान साहब के लिए खतूत लिखते हैं, आवाज़ उठाते हैं। तो डेफिनेटली जो है ये भी मेरे ख़्याल से पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ बनता है, जो बैरून मुल्क हैं, कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एजेंडा जिनको प्रमोट किया जाता है वो उसको फाइट बैक करें। तो ये एक पहलू हो सकता है, लेकिन नॉट बिकॉज ऑफ इट। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बड़ा रोल है और मेरे ख़्याल से वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़े और वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ का दफ़ा भी करते हैं। और बिल्कुल आपने जो बात की वो अगर कोई भी जमात, वैसे तो कभी ऐसे नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई जमात जो है वो मुल्की मफादात के ख़िलाफ़ चलेगी बैरून मुल्क, तो वो ओवरसी पाकिस्तानी जो हैं वो उसका बिल्कुल मुकाबला करेंगे। सही। और सर, जो ऑब्वियसली कनेक्टेड टू दिस कांग्रेसमैन आए हुए थे, उनकी विजिट का क्या मकसद था? आई मीन, वाज देयर एनी बैकग्राउंड टू इट? वो बिकॉज आते रहते हैं अमेरिकी हुकूमत के मुख्तलिफ लोग आते रहते हैं, अभी आपकी जब मिनरल कॉन्फ्रेंस हुई तब भी आए हुए थे, फौरन बाद कांग्रेसमैन का वफ्द आया, कि कोई खास उनका भी एजेंडा था? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? देखिए, ये तो कांग्रेशनल डेलीगेशन थी जिसने बायलैटरल टाइज के ऊपर फोकस किया हुआ था, और इनका एजेंडा बिल्कुल ये था कि आप बायलैटरल टाइज कहाँ कहाँ मजबूत कर सकते हैं, कहाँ कहाँ मुल्क कोलैबोरेट कर सकता है। दहशतगर्दी के ऊपर हमारे जो है वो मौक़िफ़ मिलते जुलते हैं, और दीगर बायलैटरल ट्रेड के ऊपर बात हुई, कॉमर्स मिनिस्ट्री मिली, इंटीरियर मिनिस्ट्री उनसे मिली, फाइनेंस मिनिस्ट्री की मुलाकात हुई, दीगर और बिल्कुल। सो इट वाज देयर वर मल्टीपल जो गवर्नमेंट की वजारतें थी उनकी वज़ीरों की मुलाकातें सेपरेटली भी हुई, और फिर स्पीकर भी मिले, और बिल्कुल ये उन्होंने पीटीआई का जिक्र नहीं किया, जबकि कोई एक आधे ने तो ट्वीट भी की हुई थी जो डेलीगेशन को हेड कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारे से कोई इसके बारे में तज़किरा नहीं किया। इसका डेफिनेटली धचका बड़ा पड़ा होगा पीटीआई को, क्योंकि वो बहुत सारी उम्मीदें उन्हीं पे लगाई बैठे हुए थे। सर, ऑब्वियसली सिक्योरिटी इश्यूज मस्ट हैव बीन डिस्कस्ड, और मैं ये इसलिए पूछी हूँ क्योंकि आज या कल ही एक अमेरिकी पब्लिकेशन में स्टोरी छपी है अबाउट हाउ जो वेपन है, एक अमेरिकी वेपन जो अमेरिकन फोर्सेस के पास था, अफगानिस्तान में दिया गया था, वो बरामद हुआ जब जाफर एक्सप्रेस पे अटैक हुआ। तो बहुत तफसील से स्टोरी आज वो छपी हुई है, उसमें ऑब्वियसली पाकिस्तानी भी कोट हुए हैं, चाहे वो वेपन्स एक्सपर्ट्स हों या मिलिट्री ऑफिसर्स हों। क्या इज दैट एन इशू दैट वाज डिस्कस्ड विद देम? बिकॉज ऑब्वियसली हमारी तरफ से बार बार इस इशू को हाईलाइट किया गया, और सदर ट्रंप भी जब आए हैं तो उन्होंने इस मामले का जिक्र किया। बिल्कुल इशू हाईलाइट किया गया, और ये इशू है कि अमेरिकन वेपन्स जो वो छोड़ के गए वो टीटीपी के हाथ में हैं, और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब दहशतगर्दी होती है तो वो वेपन्स जो है वो मिलते हैं। तो ये इसके ऊपर तो हम अफ़गानिस्तान हुकूमत को भी इंगेज करते हैं, और इस चीज़ को बिल्कुल ये इंटीरियर मिनिस्ट्री ने डिस्कस किया, और ये व्हाट इज, आई नो इट इज़ एन इशू, बट माय पॉइंट इज दैट what does Pakistan expect the Americans to do? अब क्यों मैं ये समझना चाह रही हूँ, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो है वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से बात की कि वो वेपन्स हमें वापस मिलने चाहिए, तो ये तो अमेरिकन डिमांड है। तो अगर कोई भी मुल्क जो है, पाकिस्तान की यही एक्सपेक्टेशन है कि किसी भी मुल्क का मेड इन कोई चीज़ हो
तो वो उस मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, और उसकी कहीं ना कहीं फिर ज़िम्मेदारी उस मुल्क पे भी पड़ती है। और ये जो है इस चीज़ के ऊपर हमने कहा कि ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि उनका एक अमल था कि वो जिस तरीके से वो इस रीजन को छोड़ के गए, तो उसके जो है वो रिप्रकशंस हैं जो हम भुगत रहे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इस हद तक आती है। सो यू आर दैट्स माय पॉइंट कि आपकी एक्सपेक्टेशन यही है कि ट्रम्प साहब की जो बात की हमने उससे एग्री किया कि इसके ऊपर अमेरिकन इंटरेस्ट जो प्रेसिडेंट साहब ने शो किया उसके ऊपर दे शुड वर्क ऑन इट। बिल्कुल से। अच्छा सर, अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछली दफ़े भी जब आप आए हुए थे यही सारा मसला था कि उनकी मुलाकातें नहीं होती, और आपका जैसे हमने साउंड बाइट भी चलाया यूँ से कि मिलते हैं। सर आज फिर फैमिली को नहीं मिलने दिया गया, कहीं ना कहीं कोई मसला है। और सर वही बात, सवाल तो यही उठता है कि अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है और जेल इंतज़ामिया नहीं मुलाकात करवा रही, तो जेल इंतज़ामिया मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल एट सम लेवल। तो वो लगता तो यही है सर कि वो हुकूमत के नीचे आती है। नहीं, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इररेलेवेंट टॉपिक्स फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि पाकिस्तान में और बहुत कुछ हो रहा है कि मंगल वाले दिन और जुमेरात वाले दिन किसकी मुलाकात हुई और किसकी मुलाकात नहीं हुई। ये जो आज अगर ये वाकई 5 या 6 लोगों ने मिलना है तो असूली तौर पे 5 या 6 लोगों को जाना चाहिए, वहाँ 1500 लोग जाते हैं, और फिर जब किसी की हो जाती है तो वो कहते हैं कि फैमिली का, मैं तो सिर्फ आपसे पूछा, बाकी मैं तो यही कह रहा हूँ फिर उन लोगों को नहीं जाना चाहिए। जो पार्टी जो है वो नहीं जाना चाहिए, नहीं 1500 लोगों को नहीं जाना चाहिए ना। अगर वाकई पीटीआई में ये इतनी लोगों की सर आज मैं वही कह रहा हूँ, अगर जो 6 स्पेसिफिक लोगों की मुलाकात होनी चाहिए थी तो सिर्फ 6 लोग जाते, तो ये कंफ्यूजन ना पैदा होती है, खुद वो कंफ्यूजन पैदा करते हैं। अच्छा, जो ये उनका आपका ख्याल है कि जेल इंतजामिया का कोई कसूर नहीं क्यों गए इतने ज्यादा लोग, क्यों जाते हैं? मैं तो सिर्फ फैमिली का पूछ रही हूँ ना सर, 3 उनकी बहनें हैं। आप तो वो देखें, बात ये कि ये तो अपना इनका फैसला था ना पीटीआई का कि सिर्फ वो लोग जाएंगे जिनकी लिस्ट जो है सलमान अकरम राजा साहब बनाएंगे, लेकिन वो उस चीज़ को चेयरमैन साहब भी नहीं मानते और उन्होंने आज इस तरह का कोई जिक्र भी किया। तो ये तो इनके, अब देखें यहाँ तो ये तो ऐसी जमात है कि एक आदमी कुरान उठा के कहता है कि मुझे खान साहब ने ऑथराइज किया है कि मैं जो है वो तरला प्रोग्राम करूं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये कुरान उठा के वो कहते हैं, और दूसरी तरफ सलमान अकरम साहब कहते हैं कि ये इनका अपना मौक़िफ़ है। तो यहाँ तो क्या किस चीज़ पे आप करेंगे? देखें, देयर इज़ अटर कन्फ्यूजन इन द रैंक्स ऑफ पीटीआई। ये एक दूसरे के दस्तो गिरबान हैं, और अगर जेल इंतज़ामिया जो है वो उसने किसी और को भेज दिया, ये कुछ और कर दिया, तो इसका कुछ जिम्मेदारी पीटीआई पे भी आती है जो 1500 लोग मिलने चले जाते हैं और फिर वो पुश इन करते हैं, और उस टाइम के अंदर वो लोग शायद नहीं पहुंच पाते जिनकी आई डोंट नो व्हाट द इशू है। लेकिन अगर कोई बड़ा कोई सीरियस कंसर्न है तो इनको चाहिए कि 6 लोग मिलने जाएं, बाकी लोग वहां जब मुलाकात ही 6 की होनी है तो किस लिए जाते हैं? सर ये तो पता ही नहीं होता ना किसी को कि कितनों की होनी है। ये तो एक दफा हो लेने दें कि सिर्फ 6 लोग जाएं और पता लग जाए कि क्या उनकी मुलाकात होती है। बिल्कुल सही सर। तो अब सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपके मसाइल कोई हल हुए? मैं वैसे आज नोट कर रही थी और मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि एटलीस्ट जो फुटेज टेलीविजन पे देखी तो लगा नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई लोग मौजूद थे आपकी जो ओवरसीज कॉन्फ्रेंस हुई। देखिए हमारा मौक़िफ़ आज है तो आपके बड़े अहम इत्तेहादी में, इसलिए बिल्कुल हमारे अहम इत्तेहादी हैं, और हम समझते हैं कि उनके कंसर्न्स को हमें जो है रिस्पॉन्ड कर भी रहे हैं, और ऑफिशियल फोरम जो सीसीआई है वहाँ भी हम उनको रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन सीसीआई का इजलास सर कॉल हुआ है? देखें, दार साहब ने इसके ऊपर कहा है कि वो जल्द हो जाएगा, तो आई एम श्योर वो डेट देंगे जब भी वो समझते हैं कि कब होना है। लेकिन इसमें देखें बात वही है कि एक सूबा अपना जो उसका जो शेयर है पानी का वो उसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, और ये डिबेट है। अब वो कहते हैं कि जी अब आज जो कुछ फिगर्स आए हैं उसमें तो लग रहा है कि जो पंजाब का पानी है वो सिंध ज़्यादा लेके जा रही है। तो दिस इज़ ऑल एक ऐसी बहस है कि जो जब तक टेक्निकल डेटा जिसके ऊपर सब लोगों का एतमाद ना हो तो इसकी कंक्लूजन जो है वो निकालना बड़ा मुश्किल है। ये कहना कि जी सिंध का पानी चोरी हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है, इसको पंजाब तस्लीम नहीं करता। तो इन इशूज़ को मेरे ख्याल से जब ये सीसीआई में जाएंगे तो ये रिजॉल्व हो जाएंगे। बहरहाल बुनियादी बात वही है कि किसी भी सूबे का शेयर मारा नहीं जाना चाहिए, और 91 का जो वाटर रिकॉर्ड है वो अपहेल्ड रहना चाहिए। बट सर इशू तो ये है, जैसे आप यू ऑलवेज से कि ये एक टेक्निकल इशू है, बट मसला तो सर ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इसको अब बहुत संजीदगी से ले रही है। उन्होंने तो एक जलसे का ऐलान कर दिया है,
फरियाल तालपुर साहिबा उसको ऑर्गेनाइज कर रही हैं आजकल, वो बहुत एक्टिव हुई हैं और बार बार हमें बताया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस पर खिताब करेंगे। तो आई मीन सिंध में तो ये इशू बन गया और उसकी वजह से, क्योंकि वो आपकी इत्तेहादी जमात है, तो हम इट इज अ नेशनल इशू सर, इट इज अ नेशनल इशू। इट इज, आई मीन वी कांट। और ये जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनका भी यही कहना है कि इसकी रेजोल्यूशन सीसीआई में ही होगी। और देखें मेरे ख्याल से सर अगर आप पहले सीसीआई की मीटिंग बुला लेते तो शायद मामला इतना खराब ही ना होता। देखें अब इसके ऊपर सियासत की जा रही है और अपने वोट बैंक को मुतमईन किया जा रहा है। जब एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात देखिए मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, क्योंकि अभी एक तो स्टे भी आ चुका है और इसके ऊपर हुकूमती मौक़िफ़ भी क्लियर है कि हम इसके ऊपर सीसीआई में इसको डिबेट करेंगे। तो फिर जब ये सब कुछ हो गया है तो फिर ये रकस जो है वो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से अब जब इट इज़ अबंडेंटली क्लियर कि हम लोग जो है किसी सूबे का हक नहीं मारेंगे और किसी सूबे का जो है वो शेयर डिप्लीट नहीं होना चाहिए, तो फिर मेरे ख्याल से इसके बाद कोई ये बनता नहीं है। लेकिन बहरहाल इसको सेटल हम बिल्कुल करेंगे और इंगेजमेंट के साथ और कंसेंसस के साथ ही करेंगे। सर वेरी क्विकली, क्या नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब कोई बलोचिस्तान के ऊपर कोई बात उनकी हुई है? डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब जाके मिले थे नवाज शरीफ साहब को जस्ट बिफोर ही लेफ्ट। देखें बलूचिस्तान के ऊपर पूरे पाकिस्तान की नज़र है। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी बलूचिस्तान का जिक्र किया। इट इज़ द क्राउन ऑफ पाकिस्तान और उसकी डेवलपमेंट के हवाले से जो है वो प्लानिंग हो रही है। उसके अंदर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, मालिक बलोच तो एक मुख्तलिफ, देखें वो मियाँ नवाज शरीफ साहब से मिले और देखें मियाँ साहब इसके ऊपर जब वो खुद उन्होंने कोई अगर प्रेस रिलीज़ करनी होगी कि वो करेंगे कि कैसे करना है, लेकिन उसके अलावा वो शहबाज साहब को भी जो है वो हदायत देते रहते हैं और उनकी हदायत के मुताबिक फिर अमल दरामद होता है। तो वो जब भी हुआ वो इट विल बी अनाउंस कि क्या होने जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के हवाले से एक पैकेज बनाया जा रहा है वफाक की तरफ से कि कैसे हम यहाँ बेहतर अपना और किरदार अदा कर सकते हैं और उसकी सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से भी काम जारी है। इस पर जल्द अनाउंसमेंट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और जो ब्रेक से वापस हम जानेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़। 2 वकील मैं और सलमान सफदर साहब चले गए। अली इमरान, साथ राय करल साहब, फैसल चौधरी साहब, वो तीनों भी शामिल थे। इसी तरह 5 वकला की मुलाकात हुई है। आज भी खान साहब की फैमिली की मुलाकात नहीं हो सकी। बहुत हो गया है, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग की तरफ भी जाएंगे। जो अंदर वकील मिलकर आते हैं, हमें तो आगे कुछ नहीं उन्होंने आज तक बताया, ना वो फैमिली को कांटेक्ट करते हैं। हमें अगर बता दें तो हमें समझ आ जाएगी। सीधी सी बात है, लोगों को भी तसल्ली नहीं है जब तक हम खुद ना मिलने का। वो अपने आप को कुछ भी समझे, एक तरीकाकार इमरान खान साहब ने खुद वज़ा किया है। अगर उस लिस्ट से बाहर से कोई आता है तो फिर उसको बताना है कि उसको किसने बुलाया, उसका किससे ताल्लुक है, कहाँ उसकी कोई बात हुई जिसके नतीजे में उसको रास्ता मिला जो हमें नहीं मिलता। कोई शख्स जो लिस्ट से बाहर जाएगा उसको पार्टी का मुनहरिफ समझा जाएगा। बानी चेयरमैन का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। ये मैं वसूख से कह सकता हूँ, उन तीनों ने कहा जाते वक्त कि हमारा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। खान साहब ने आज कहा है, मैं हर किस्म की डील को रद्द करता हूँ। मैंने किसी को अतराज नहीं किया कि मेरे लिए कोई मुज़ाकरात करे। जो रास्ता इस वक्त भी पीटीआई जो है वो इख्तियार कर रही है कि जी हम सियासी मसाइल को या जमहूरी मसाइल को हमने एस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू करके तो हमने इनको हल कर लेना, ये हल नहीं होंगे इस तरह से। ये हल उसी वक्त होंगे जब पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो टेबल पे बैठेगी, जब सब सर जोड़ के बैठेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। आफ्टर ऑल आज एक दफ़े फिर जो मुलाकात का दिन था अडियाला जेल में मंगल को, और एक तरफ तो जो ख़ानदान था उसकी मुलाकात नहीं हुई और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पिछले हफ्ते की कन्फ्यूजन या हम कह सकते हैं कि आपस की जो खटपट थी उसके बाद जो लाहे अमल तय किया था, लगता है उसके ऊपर भी कुछ ख़ास अमल हो नहीं सका। अब गुज़िश्ता रोज़ ही जो सेक्रेटरी जनरल है सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने लिस्ट जो है वो ट्विटर पे शाया कर दी थी कि पार्टी की जो कमेटी है उसने क्या फ़ैसला किया है सियासी कमेटी ने कि किस किस की मुलाकात होगी। मगर आज जब पहुँचे अडियाला जेल तो फिर उस भेजी गई लिस्ट में से सिर्फ बैरिस्टर गौहर और सलमान सफदर साहब की मुलाकात करवाई गई। लिस्ट में न्याजुल्लाह न्याजी साहब, सलमान अकरम राजा साहब, नईम हैदर पंजोता साहब और ज़हीर अब्बास साहब का भी नाम था, मगर उनको इजाज़त नहीं मिली। अलीमा खान साहिबा,
को भी और बाकी फैमिली मेंबर्स को भी रोक लिया गया। उन्होंने भी मीडिया से वहां गुफ्तगू की और कहा कि इस मर्तबा मुलाकात के बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने पुलिस से भी कहा कि मुलाकात नहीं की गई तो हम वापस नहीं जाएंगे। जो आखिरी इतलात थी तो यही थी कि वो वहीं मौजूद है। सलमान अकरम राजा साहब जो है वो भी उन्होंने भी वहाँ गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी, पहले ही पता चल गया कि किसकी मुलाकात करवानी है और नहीं। हाई कोर्ट के ऑर्डर का भी उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तो असूल की ही बात की थी कि मुलाकात के लिए वही जाए जिसका लिस्ट में नाम है। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर बार बार किसी को इजाज़त मिल रही है जाने की तो उनको बताना चाहिए कि किधर से उनको ये इजाज़त मिलती है। मामला अभी वहीं का वहीं है, कुछ क्लियर नहीं हुआ कि ये मसला किस तरह हल होगा। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नियाजुल्लाह नियाजी साहब, तर्जुमान है बानी PTI के। वेलकम टू द शो नियाज साहब। जी नियाज साहब, क्या बना आज फिर? आप लोगों के तो इतने बड़े फैसले हमें बताए थे कि जो लिस्ट पे होगा सिर्फ वो अंदर जाएगा, जिसका लिस्ट पे नाम नहीं है वो नहीं जाएगा, और फिर सारे अंदर चले गए जिनके लिस्ट पे नाम नहीं था। देखिए, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच का फैसला हुआ वो हुआ भी इसी वजह से था कि तकरीबन 32 पिटीशंस थी जो कंसोलिडेट करके एक फैसला आया जिसमें जेल अथॉरिटीज को भी बुलाया गया और हमारी तरफ से सलमान अकरम राजा साहब को कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया कि एक इशू को वंस फॉर ऑल डिसाइड किया जाए कि मुलाकात का पर SOPs क्या होंगे। खान साहब से मीटिंग के जो तरीकाकार वो बनाया गया, उसमें तय ये हुआ कि ट्यूसडे को 6 लैस की मीटिंग होगी खान साहब के साथ और फैमिली की मीटिंग होगी ट्यूसडे को, और थर्सडे को जो मीटिंग होगी वो हमारे जेल मेन्यू के मुताबिक फ्रेंड्स यानी पॉलिटिशियन जो भी उनके 6 लोग वो मिलेंगे। अब 24 मार्च 2025 को ये फैसला हुआ और उसके माफ करिएगा नियाजी साहब, आपकी बात काट रही हूँ, बट सर मामला कोर्ट से तो आगे निकल गया था ना। पिछली दफे तो आप लोगों की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात की मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ फैसले हुए थे। फैसला ये हुआ था कि अगर किसी का नाम नहीं होगा वो अंदर नहीं जाएंगे, मगर वो तो सब चले गए। मैं तो उसके बारे में पूछूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर तो सर अब कोई भी उसको अहमियत नहीं देता। मैं बताता हूँ, मैं उधर आ रहा हूँ। हमारा फैसला, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब कोऑर्डिनेटर है और मैं तर्जमान हूँ खान साहब का, हमने फैसला ये किया कि हमने एक डिसिप्लिन कैंप करना है कि हमने जो लिस्ट देनी है हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 6 लैस की, वो ही खान साहब को मिलेंगे, उसकी वायोलेशन नहीं होगी। लेकिन जेल अथॉरिटीज ने उधर लोगों को, जो लोग वहाँ मौजूद होते हैं, दूसरे लोगों को बुला लेते हैं। हमारा ये मसला नहीं है। हम चाहते हैं कि जो 6 लैस के जो खान साहब के पास लिस्ट चली जाती है और वो हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक होती है, उसमें से लोगों को नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो 6 लोग जो होंगे मिलेंगे। उसके बाद अच्छा ये करते क्या है कि मसलन हमारा टाइम जो है 6 लोगों का वकला का मिलने का 3 बजे से 4 बजे है, ये उसी टाइम ही इस लिस्ट को रिप्लेस करते हैं। मैं लफ्ज रिप्लेस का कह रहा हूँ कि उन 6 लोगों को रिप्लेस क्यों किया जाता है। जब हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 6 लोग जा रहे हैं तो आप उन 6 लोगों को किसी और को रिप्लेस नाम को नहीं कर सकते, चाहे आप पूरा पाकिस्तान ही खान साहब को मिलाएं। हमें कोई, हम तो खुश होंगे कि खान साहब ने जितने लोगों की मीटिंग कराएं। सर वो तो हो गया ना, वो तो पिछली मर्तबा भी हो गया और इस दफे भी हो गया। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या अब रद्द अमल होगा? बैरिस्टर गौहर भी चले गए, जो बाकी थे वो जिनके नाम नहीं थे वो भी चले गए। कोई फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके मैं हाई कोर्ट के फैसले की बात करूं बतौर तर्जमान। वो जो 6 लोग हैं, हम ये कहते हैं कि जो 6 लोगों की लिस्ट है उसमें रिप्लेस नहीं होगा। हमारा कोई इख्तलाफ नहीं। हमारे पार्टी के लोग कहते हैं कि हम जाएं, सारे जाएं। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जो पार्टी ने फैसला किया था कि अगर इमरान जिनके नाम नहीं है वो अंदर नहीं जाएंगे, वो मैं पूछी थी, वो तो सब चले गए। अब पार्टी क्या उसके ऊपर कोई रद्द अमल देगी, उन लोगों से पूछेगी? जी देखिए, पार्टी में फैसला पार्टी के अंदर नहीं हुआ। हमने ये कहा था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिस्ट है उसको वायोलेट नहीं किया जाएगा अगर, और उस दौरान जो 6 लोगों की होगी उसको रिप्लेस करके किसी और बंदे को नहीं भेजा जाएगा। अब इसके लिए हमारे पास क्या तरीकाकार है? हमारे पास कंटेम्प्ट है। कंटेम्प्ट ऑलरेडी फाइल कर दी जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद में नहीं लग रही। अभी हम फिर, मैं खुद बतौर तर्जमान
मैं 5 दफा नहीं मिला, मेरी कंटेम्प्ट पिटीशन तैयार है, इंशाल्लाह मैं कल कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर लूंगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एक है कि पार्टी भी ये कहती है, मैं भी ये कहता हूं कि जो लिस्ट 6 लोगों की हम दे रहे हैं, उन 6 लोगों को उनकी जगह रिप्लेस करके उसी टाइम के अंदर और लोगों को शामिल ना किया जाए। बेशक आप उसी दिन मिलाएं, अगले दिन मिलाएं, जितने लोग मिलाना चाहते हैं, लेकिन आप जो मैनिफेस्टो ऑन द पार्ट ऑफ द जेल अथॉरिटी है वो ये है कि उस लिस्ट को वायोलेट करके ये और लोगों को बुला लेते हैं, वो डिस्प्यूट पैदा हो जाता है। हम चाहते हैं कि जो 6 लोगों की लिस्ट है, पार्टी भी। अच्छा सर, ये बताएं कि फैमिली के साथ आज क्या हुआ? सर आज फैमिली के साथ क्या हुआ? बहनों को कुछ बताया जेल हुकाम ने कि क्यों नहीं मुलाकात करवा रहे? आपने देखा है फैमिली को 24 मार्च 2025 के बाद फैमिली को एक दफा मौका मिला, उनकी बहनें। अब देखें ना, ये एक जुल्म की इंतहा है कि खान साहब को अपनी बहन नहीं मिल सकती। क्या वहां हुआ सर? आज पुलिस ने या जेल हुकाम ने क्या कहा बहनों को? आज वो सारा दिन जेल के सामने एक फरलांग पे सामने एक नाका है, वहां पे बैठी रही और उनको जेल तक आने नहीं दिया गया। पिछली दफा उनको 5 घंटे हिरासत में रखा गया। इवन देन मुझे भी साथ, हम भी साथ ही थे। तो आज भी आपने देखा है कि सारा दिन तीनों बहनों ने, अलीमा खान, नौरीन, डॉक्टर नौरीन और डॉक्टर उस्मा और नौरीन, तीनों उधर बैठी थी। उनका भांजा कासिम, मैं भी वहां जब जेल में मुझे मुलाकात नहीं करने दी कि मैं उनके पास गया। हमने देखे हमारे पास और कौन सा ऑप्शन है। उनकी बहनें कहती हैं कि जब आप हाई कोर्ट के ऑर्डर की वायलेट कर रहे हैं तो अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है। सर कुछ जेल हुकाम ने या पुलिस ने बताया बहनों को कि क्यों नहीं मुलाकात करवा रहे? जेल अथॉरिटी अपनी पिक एंड चूज पे लगी हुई, वो कुछ भी नहीं बता रही। हाँ, फैमिली की मीटिंग क्यों नहीं करा रहे? एक आदमी बीबी बुशरा का एक है वकील साहब है, एडवोकेट राय साहब, उनको बुला लिया, बाकी फैमिली को, इमरान खान की फैमिली को नहीं बुला रहे। यानी वो अपने तरीके से जिस लोग आदमी को बुलाना चाहते हैं बुला लेते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि बीबी बुशरा के भी फैमिली और इमरान खान की फैमिली, क्योंकि मैं तो दोनों को स्पोक्स पर्सन हूँ, दोनों को जब हाई कोर्ट ने कहा हुआ है कि देखो, जो बीबी को भी आपको पता है जिस तरीके अल-कादिर में केस में रखा हुआ है, दोनों की मीटिंग हम कराना चाहते हैं, लेकिन आज उनकी फैमिली को भी उस तरह मीटिंग नहीं कराई गई। और खान साहब की फैमिली तो आपको देखा, मीडिया सारा वहां मौजूद था, वो सारा दिन फुटपाथ पे बैठी रही है, लेकिन जेल अथॉरिटी टच से मस नहीं हुई। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर को कुछ भी नहीं समझा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देखना चाहिए। हम यही कहते हैं कि अदलिया की आज़ादी की जो हम जंग हम लड़ते हैं, कि अदलिया का जो फैसला है उस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अदलिया को अपना फैसला इंप्लीमेंट कराना है। और इसी के लिए हम कंटेम्प्ट में जा रहे हैं कि आपके सामने जेल अथॉरिटी ने कंसेंट दी है। अब उस कंसेंट के बाद इनको बाकायदा कंटेम्प्ट में सजा होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे गंदम की। काश्तकार की सकत नहीं है, प्रोड्यूस है, उसका रेट का ना मिलना। गंदम पे बात हो रही थी, IMF के तहत तो ये होना चाहिए ना कि उसको ओपन मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया जाए। ना रोटी का रेट तय हो, ना आटे का रेट तय हो, ना जिला बंदी हो, ना सूबा बंदी हो, ना मुल्क बंदी हो। हमें मंजूर है फिर जो IMF की शरायत है मानने के लिए तैयार है। इस बात पे भी हुकूमत आ जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे एक बहुत अहम इशू का। सियासत पर तो हम बात करते ही रहते हैं, मईशत पर भी मैक्रो लेवल पर जो कुछ हो रहा होता है, IMF से मुज़ाकरात हों या हुकूमत की पॉलिसीज़ हों तो उन पे जिक्र होता है, मगर मईशत से जुड़ा और पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी से जुड़ा एक बहुत अहम जो इशू है वो है गंदम का और ख़ास तौर पे गंदम की ख़रीदारी का। इस वक्त पंजाब भर में जो अगर हम कह सकते हैं कोई इशू है तो वो यही है कि पंजाब भर के काश्तकार जो हैं वो इस वक्त गंदम ख़रीदारी के मामले को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। जो पाकिस्तान के साथ किसान इत्तेहाद के सदर हैं खालिद खोखर साहब, उन्होंने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि वो 3,900 रुपये रेट पर गंदम ख़रीदें। अब मुल्तान प्रेस क्लब में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि ये गंदम का जो मसला है सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का है। और उन्होंने कहा कि अभी जो रेट ऑफ़र हो रहा है उससे काश्तकार का 900 रुपये पर फ़ी मन जो है वो नुकसान
नुकसान हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस मामले पे कुछ किया ना गया तो सारे मुल्क को इस बात पे नुकसान होगा। ये पहला साल नहीं है कि गंदम के इशू को लेके इतना हम कह सकते इतना कंट्रोवर्सी बनी हुई है। गुज़िश्ता साल भी जब PMLN की हुकूमत पंजाब में आई तो उसके बाद भी उन्होंने ये फैसला किया कि वो गंदम नहीं ख़रीदेंगे, जिसके ऊपर भी काश्तकार जो थे वो उनकी तरफ से बहुत एहतजाज हुआ, तनकीद की गई। उस वक्त मामला कुछ ये था कि कहा यह गया कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसने ओवर प्रोक्योर कर लिया था, उनको खदशा था कि शॉर्टेज हो जाएगी। उन्होंने इंपोर्ट कर ली बहुत सी गंदम और हुकूमत के पास इतनी गंदम रखी हुई थी कि अब उनके पास गुंजाइश नहीं थी कि वो और गंदम जो है वो ख़रीदते। अब उसकी वजह से हुकूमत ने ये भी अपनी कामयाबी बताई कि जो आटे की कीमत है वो कम हुई, मगर मसाइल जो थे एग्रीकल्चर साइड पे वो रहे। इस साल भी अब इसी तरह का एक और मामला ये खड़ा हुआ है और पंजाब हुकूमत की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि जो वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा हैं उन्होंने एक खसूसी इजलास बुलाया है और उसके अंदर वो एक किसान पैकेज का अब ऐलान करेंगी और ये एक मुनफरिद पैकेज जो होगा उसके बारे में हमें बताया जाएगा। बट सारा मामला है क्या और ये शुरू कहाँ से हुआ, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उमैर मसूद साहब, मरकज़ी सदर हैं ये किसान इत्तेहाद के, और हमें ज्वाइन किया है नासिर जमाल साहब ने, हमारे कॉलीग हैं चीफ रिपोर्टर डॉन लाहौर। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी मियाँ उमैर साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं नासिर जमाल साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। वो बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये मईशत के मामलात पे और वो ज़रा हमें समझाएंगे कि हुकूमत की पंजाब हुकूमत की क्यों हमें लग रहा है कि पॉलिसी जो है गंदम को लेके ख़ास तौर पे वो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से या काश्तकार के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उस पर तनकीद होती रहती है। जी नासिर साहब, ज़रा सर हमें समझाएं कि ये पिछले साल से मामला जो है ख़ास तौर पे गंदम को लेके और पंजाब हुकूमत को लेके ये हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, ये असल में मामला तो काफ़ी अरसे से चल रहा था, 10, 12, 15 साल से ये है। वर्ल्ड बैंक ने एक लोन भी दिया था जिसमें एक्चुअली प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को और फेडरल गवर्नमेंट से ये था कि फेज वाइज जो है आपने गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है वो गंदम की क्रॉप में से ख़त्म करनी है। उसमें एक तो ये प्रोक्योरमेंट को आहिस्ता आहिस्ता कम करना था क्योंकि उसका डेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, उसका बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था। और दूसरे नंबर पे जो है वो ये था कि जो प्राइस फिक्स करती है हुकूमत, एक ये जिसे हम सपोर्ट प्राइस कहते थे और जिस पे ये खुद भी खरीदते थे और जिस पे फिर प्राइवेट सेक्टर को भी खरीदना पड़ता था। यूजुअली प्राइवेट सेक्टर फिर भी उतना नहीं देता था, कम ही देते थे, लेकिन स्टिल मतलब एक थी। तो ये एक इंटरवेंशन थी जिससे मार्केट में डिस्टॉर्शन आ रही थी और इस इंटरवेंशन ही की वजह से ये था कि आपको बाकी जो इनपुट कॉस्ट हैं जैसे फर्टिलाइजर्स हैं वहां पे भी प्राइस फिक्सिंग करनी पड़ती है, फिर और मतलब इस तरह से आपको कोई और सब्सिडीज देनी पड़ती हैं और जो कि डायरेक्टली किसानों को जाती नहीं थी। और अगर फॉर एग्जांपल हम अगर आज भी 4000 रुपये मन का गंदम कर दें तो जो छोटा किसान है, बड़े किसान की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन जो छोटा किसान है जो कि मतलब 70-80% ऑफ टोटल मतलब प्रोडक्शन को है जिसका कंट्रीब्यूशन, तो उसको देखें तो वो जो है वो उसको पूरी प्राइस नहीं मिलती थी, वो मिडल मैन को चली जाती थी। ठीक है, तो क्योंकि मिडल मैन उसको इनपुट्स खरीद के देता है और सारा असल मसला सिर्फ ये था कि हमें अगर फेज वाइज ये काम कर लिया जाता तो ये इतनी ज्यादा जो है ना डिसरप्शन ना होती, लेकिन वो एकदम से अब्रप्टली किया तो उसकी वजह से हुआ। थॉट अगर आप मुझे यहाँ इजाजत दें कि ये डिसरप्शन फेज वाइज कैसे हम करते हैं और डिसरप्शन कैसे होती है, इस पे बात करेंगे, पर पहले हम यहाँ उमैर साहब का भी यहाँ मौकफ लें। मियाँ उमैर साहब, नासिर साहब की आपने बात सुनी कि शायद पंजाब हुकूमत की ये थोड़ी सी मजबूरी है क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये दबाव आ रहा है, प्रोग्राम भी जारी रखना है। सर, आप इत्तेफाक करेंगे?
जी बिल्कुल, इसमें नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। देखिए बात ये है कि यहाँ पे जो हमें बेसिकली जो प्रॉब्लम है, आप एक तरफ तंदूर पे रोटी का रेट फिक्स करते हैं, या तो आप पूरा फिर सिस्टम को आज़ाद कर दें। आप रोटी का रेट जब कम करते हैं तो वो किस कंडीशन पे करते हैं, और दूसरे नंबर पे जो अभी पिछले दिनों में इन्होंने जिला बंदी सूबा बंदी खत्म की है, वो किस सिस्टम के तहत करते हैं। फिर पिछले साल 3000 पे सेल करने पे FIRs हुई किसानों पे, वो किस निजाम के तहत हुई। ये सारी चीजें IMF तो नहीं करवा रहा। मेरे ही अगर सब्जी मंडी में जाती है, उसके थोड़ा सा रेट हाई होता है तो फौरन AC साहिबान पहुंच जाते हैं और DC साहिबान मंडियों की बोली नीचे करवा देते हैं। और दूसरी बात, जो छोटे किसान की बात है, जब से ये चेक का निजाम गंदम की खरीदारी पे रखा गया, हम पहले 10-20 रुपए के मुनाफे पे व्यापारी को देते थे, वो पास्को या छोटा जो किसान था उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो पास्को या फूड को सप्लाई करता था। लेकिन जब से इस पे पटवारी को भी इसमें शामिल कर दिया गया, जब से इसमें महकमा फूड के दीगर मुख्तलिफ महकमों को इसमें शामिल किया गया, उसके बाद वो जो डिफरेंस था वो 100 से 150 पे चला गया, और पिछले साल वो 500 से 700 पे चला गया। तो होता ये है कि आप जो है जितना सिस्टम को ज्यादा चोक करते जाएंगे, उस तरह ही वो हमारे लिए मुश्किलात बढ़ती हैं। छोटे किसान को पिछले साल जो रेट था, इस साल तो वो भी नहीं है। अगर पिछले साल सिर्फ पास्को ने परचेजिंग की थी, तो इस साल तो पास्को भी नहीं कर रहा। इस साल तो 2200 रुपए में किसान बेच रहा है। और देखें आपके मरियम नवाज साहबा ने, हम ये नहीं कहते, उन्होंने ऐलान किया था कि किसानों के नुकसान की मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि आज हमें हमारी जो गंदम का उमर साहब, ये उन्होंने कब ऐलान किया था? इस साल की बात करें या पिछले साल की बात करें? जी इस साल की बात कर रहा हूँ कि इस साल उन्होंने ऐलान किया मरियम नवाज साहिबा ने कि किसान, उन्होंने कहा कि मैं किसानों से हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि गंदम काश्त करें, आप डरे ना, मैं आपके नुकसान की जिम्मेदार हूँ। ये अल्फाज थे उनके। और उसके बावजूद आप देखें कि हम 1,30,000 का हमारा खर्च है 1 एकड़ गंदम पे। ये मिनिमम प्राइसेस हमने लेके लगाया, और इसके बाद जो इस टाइम सेल हो रही है वो 85,000 या 88,000 की सेल हो रही है गंदम। तो जो नुकसान है हमारा, अब 50-55 हजार रुपए का फी एकड़ जो नुकसान हो रहा है, तो वो नुकसान का अब कोई जिम्मेदार नहीं है। और अगर इस तरह आप देखें ना, कल को किसान नहीं उगाएंगे तो आप बाहर से इंपोर्ट करेंगे, तो फिर भी तो डॉलर देने पड़ेंगे। दूसरे नंबर पे आप ये देखें कि इंडिया में 26 क्रॉप्स के रेट फिक्स हैं। हमारे यहाँ 2 क्रॉप्स के थे, गन्ने का और वीट का, वो दोनों खत्म कर दिए गए। और गन्ने में भी इसी तरह किया गया कि शुगर मिल से अनाउंस करवाया गया, फिर वो रेट 100 रुपए उससे कम मिला, और फिर उसके बाद बहुत सारा पैसा, अभी तकरीबन किसानों का 2.5 अरब रुपया शुगर मिलों ने देना है। हम उधार लेके फसल काश्त करते हैं, उसके बावजूद ये लोग सरमायादार लोग हैं, इन्हें इन छोटे थोड़े पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें बहुत फर्क पड़ता है। हमारा निजाम, हमारा घर उससे चलता है। और ये जो गंदम की जो मैं बात करूं कि गंदम हमारी वो फसल थी जो हमारी खुशियां लेके आती है, जो इसके बाद शादियां होती हैं, मार्केटें आबाद हो जाती हैं, और इस गंदम का इम्पैक्ट मार्केटों पे हर जगह पे होता है। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। नासिर साहब, ये जो बात की है मियां उमैर साहब ने कि एक तरफ आप कह रहे हैं डिस्टॉर्शन खत्म करनी है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी रोटी की कीमत भी जो है वो तय की जा रही है, मंडियों में भी फाइन किया जा रहा है, वहां भी देखा जा रहा है कि किस कीमत पे लगाई जाएगी। तो सर डिस्टॉर्शन तो फिर हुकूमत दूसरे एस्पेक्ट पे कर रही है। और जो मुझे मियां उमैर साहब की बात से समझ आया कि शायद इसकी वजह से उनको नहीं यकीन कि ये IMF या वर्ल्ड बैंक के तहत किया जा रहा है सारा मामला। आसानी ये बात तो मैं बिल्कुल टोटली एग्री करता हूँ कि आपने एक जगह से पूरी सप्लाई चेन में से एक पॉइंट पे आके आपने कहा जी कि गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी, लेकिन बाकी तमाम जगहों पे आप इंटरवीन कर रहे हैं, तो उससे तो डिस्टॉर्शन ज्यादा होंगी। अच्छा, एक तो ये बात है कि मैं टोटली एग्री करता हूँ कि पूरी सप्लाई चेन से जो है गवर्नमेंट को निकलना चाहिए, गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए, उसको जो है मतलब किसी सूरत पे इंटरवीन इस तरह से नहीं करना चाहिए। इतना
इतना डीपली जाके कि जहाँ पे एक एक चीज की गंदम की, उसकी प्रोडक्ट्स की और उससे पहले उसकी इनपुट्स की भी जो प्राइस वो फिक्स करे, ये नहीं होना चाहिए। और पूरी सप्लाई चेन पे ये एक प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए कि गवर्नमेंट कहीं पे भी इंटरवेंशन नहीं करेगी। दूसरा ये है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो से होना चाहिए मार्केट को। जब आप ये एक चीज, जब आप इसमें से निकलेंगे तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ना वो खोलनी पड़ेगी, ताकि मार्केट अपनी हिसाब से, अपनी प्राइसिंग के हिसाब से, अपनी डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से खुद को एडजस्ट करे और ठीक हो। अब जो 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 नहीं नासिर साहब, माफ करिएगा मैं आपकी बात काट रही हूँ। आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर संजीदा है हुकूमत इसके मामले में, तो फिर उनको ये फैसला भी प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ देना चाहिए कि इंपोर्ट करनी है या एक्सपोर्ट करनी है, जो इस वक्त हुकूमत खुद फैसला करती है। आप मैं ये बिल्कुल यही कह रहा हूँ कि मतलब आपको ये रोटी की प्राइस नहीं फिक्स करेंगे, आप फर्टिलाइजर की प्राइस नहीं फिक्स करेंगे, आप किसी भी इनपुट की प्राइस नहीं फिक्स करेंगे, ठीक है। और दूसरी एक और बात है, तो सर मुझे ये बताएं कि फिर जब ये नहीं सर बात सुने ना आप, लेट्स मूव। मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ सर, आप ये कह रहे हैं कि IMF, वर्ल्ड बैंक जो है वो हुकूमत को इस बात से तो रोक रही है कि वो सपोर्ट प्राइस ना सेट करें गंदम की, मगर वो ये बात नहीं उनको कह रही कि आप प्राइवेटाइज कर दें सारा सेक्टर। जैसे कि आप, मेरे ख्याल में आपने ही हमें बताया था कि चावल का है कि सारे फैसले जो है वो प्राइवेट सेक्टर में ही होते हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि IMF का क्या एग्जैक्टली उसमें या वर्ल्ड बैंक का क्या था, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब उन्होंने ये कहा कि प्राइस फिक्स नहीं करनी है आपने गंदम की, स्पॉट प्राइस नहीं देनी, तो उसका मतलब यही था कि इसको मार्केट के जो डायनामिक्स हैं उनके मुताबिक चलने दिया जाए। तो ये अगर वो कर रही है तो ये मतलब ये खुद से गवर्नमेंट कर रही है। एक तरफ उनको अर्बन, आपको पता है सिचुएशन भी। सर वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, मुझे माफ करिएगा मैं आपकी बात काटी हूँ। मुझे मियां उमैर साहब से भी एक कमेंट लेने दें। मियां उमैर साहब, अब ये हुकूमत कह रही है कि वो को किसान कार्ड मरियम नवाज साहिबा लॉन्च कर रही हैं, वो देख रही हैं सारे मामले को। आपको उम्मीद है कि जब वो ये अनाउंसमेंट करेंगी तो आपकी कुछ शिकायत जो हैं उनको वो एड्रेस करेंगी? जी देखिए, बेसिकली मसला नहीं कोई समझ रहा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको लोन देने से या कोई छोटी मोटी चीजें करने से मसाइल नहीं हल होते। देखिए 2017 में हमारा जो DAP खाद थी वो एक बैग 2400 रुपए का था, आज वो 13,000 रुपए का है। आप डिफरेंस कैलकुलेट कर लें। फिर इसके बाद यूरिया खाद जो थी वो 1200 रुपए का बैग था और आज वो 4800 रुपए में मिल रहा है। फिर इसी तरह हमारी ट्यूबवेल की जो बिजली का यूनिट था वो 5 रुपए 35 पैसे था, आज वो 55 रुपए का मिल रहा है। फिर बाकी आप डीजल और दीगर इनपुट्स, लेबर, सारी चीजें कैलकुलेट कर लें तो हम देख लें कि आप कितने परसेंट उसमें इनपुट्स में इजाफा हुआ है और हमारी क्रॉप्स के रेट कितने बढ़े हैं। आज हम पूरे पंजाब में किसान एहतजाज कर रहे थे, बल्कि बड़ी बेशर्मी की बात है गवर्नमेंट के लिए कि हाफिजाबाद में हमारे बच्चों तक को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। और यानी आप एक मसले को हल करने की बजाय हम पे चढ़ दौड़ते हैं और ये समझते हैं कि ये हमारे दुश्मन है और ये लोग जो है यहाँ पे शहरों में आ जाते हैं एहतजाज करने, ये हमारे दुश्मन है। लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है कि हम किसको जाके अपनी ये गुजारिश सुनाएं कि हमारे घर डूब रहे हैं, हम तबाह हो रहे हैं, हमारे खेत जो हैं वो वीरान हो रहे हैं। अगर आप लोग हमें हेल्प आउट नहीं करेंगे, हमें कोई रास्ता नहीं दिखाएंगे, आप डंडे के जोर पे हमें दबा लेंगे, हमारी फसलें तबाह कर देंगे, तो इसके बाद हमारे पास और कोई मुआशी नहीं है हमारे पास कि हम कोई और कारोबार कर सके। ना हमारे पास इतने वसाइल है, ना हमारे पास इतने पैसे हैं। और हम बिल्कुल ठीक सर। नासिर साहब वेरी क्विकली, बिल्कुल ठीक नासिर साहब वेरी क्विकली सर, सिंध हुकूमत ने भी ये फैसला कर लिया है कि वो सपोर्ट प्राइस नहीं ऑफर करेंगे, क्योंकि ये भी पिछली दफे हमें एक फर्क नजर आया था। वेरी जी मेरा ख्याल है सारे सूबे ये कर रहे हैं इस दफा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आज के लिए बस, वी विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।